अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुशामदीद। क्या करें, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत न सिर्फ सामने आ चुकी है बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप भी इस मौके पर सख्त मखमसे का शिकार है, क्योंकि डेवलपमेंट्स के हवाले से जो कि हालिया दिनों में हो रही हैं उसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये समझ रही थी कि वो हुकूमत पर दबाव डालने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब का हाथ थाम लेगी। और मौलाना फजलुर रहमान साहब चूँकि इस वक्त गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ उनका टाँका न सिर्फ फिट हो जाएगा बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपने एजेंडे को लेकर आगे भी बढ़ सकेगी। लेकिन क्या किया जाए, सियासी फैसले अपनी जगह पर, लेकिन रियासत भी इस मौके पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकती थी और रियासत ने मुनासिब वक्त के ऊपर एक ऐसा हल्ला बोला है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर कि उसके अपने ही ताने बाने बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। और इस सूरत हाल में ना सिर्फ मौलाना ने हाथ खींच लिया है, धुतकार दिया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर भी एक गदर जैसी सिचुएशन मचती हुई नजर आ रही है। और इस सूरत हाल में हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ मुमकिना इकदामात के हवाले से एक अहम तरीन और खतरनाक तरीन इशारा सामने आया है। कौन सा, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। अब ये बात भी जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट इस वक्त किन लाइंस के ऊपर सोच रही है और रियासत मुमकिना तौर पर कौन से इकदामात करने जा रही है। अब ये भी जानना चाहेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ किस तरह का जो है वो गठजोड़ वो चाहते थे और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इस सूरत हाल ने मौलाना साहब को अब किन लाइंस पर सोचने पर मजबूर कर दिया है। और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस वक्त जिस मखमसे का शिकार है कि क्या करें, वहां से बाहर कैसे निकलेगी। और इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की होने वाली जो मीटिंग है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे यानी पाकिस्तानी फौज के महकमा ताल्लुकात आमा यानी ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज जारी करने के बाद सामने आया, वो बहुत ही ज्यादा हंगामा खेज है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक अहम इजलास होता है और ये इजलास ISPR की तरफ से जारी किए जाने वाली प्रेस रिलीज की रोशनी में हिकमत अमली को तय करने के लिए होता है। इस कोर कमेटी और पोलिटिकल कमेटी के मुश्तरका इजलास में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अहम तरीन लीडर्स वाज़ेह तौर पर ISPR की इस प्रेस रिलीज को ना मुस्तरद करने के हवाले से कोई लाहे अमल इख्तियार कर सकते हैं और ना ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के जनरल फैज हमीद साहब के साथ नेक्सस को उनके जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर किसी तरह का कोई सवाल उठा सकते हैं। यानी ये एक ऐसी जो हड्डी है, ये एक ऐसा कांटा है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के गले में बिल्कुल फिट हो गया है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस मौके पर दर्द से बिल बिला रही है। ये इजलास जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, इसमें से सिर्फ एक मर्द कलंदर ही था जो ना सिर्फ उठ के सामने आया बल्कि इस इजलास में उसने अपने ही बानी चेयरमैन के हवाले से सवालात खड़े कर दिए। और ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि शेर अफजल मरवत साहब हैं, जिसने इस पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में वो बोले और बहुत ही ज्यादा बोले। शेर अफजल मरवत साहब ने पार्टी लीडरशिप यानी इमरान खान और मुराद सईद को सूरत हाल का जिम्मेदार करार दिया और उनका यह कहना था कि ये सूरत हाल से अब हमारी जान छूटने वाली नहीं है, क्योंकि ये एक सैलाब है और ये सैलाब जो अब आने वाला है उससे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बचा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उनका यह कहना था कि ये जो फ्लड गेट खुला है बानी PTI के खिलाफ, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये बात की कोशिश की जा रही है कि लगे हाथों बानी PTI के लिए नया और संजीदा मसला पैदा किया जा सके। और ये नया और संजीदा मसला जनरल फैज हमीद के साथ बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल यानी कोर्ट मार्शल भी है। और शेर अफजल मरवत का यह कहना था कि सियासी अप्रोच अपनी जगह पर, जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन अपने वकला के साथ मुलाकात के बाद देंगे, लेकिन इस सूरत हाल में इस परसेप्शन को कैसे दूर किया जाना है कि जनरल फैज हमीद जो कुछ करते रहे वो इमरान खान के कहने पर करते रहे या जनरल फैज हमीद ने जो कुछ कहा इमरान खान ने उसके ऊपर अमल किया। ये दो ही सूरत हाल हैं मुमकिना तौर पर जो इस वक्त हमारे सामने है और इन दो सूरत हाल में से किसी एक की फेवर करना या दूसरी सूरत हाल को मुस्तरद करना ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए मुमकिन नहीं है। शेर अफजल मरवत ने अपनी गुफ्तगू में इस बात का भी जिक्र किया कि फैज हमीद हमारे लिए इतने ही नुकसान दे रहे हैं जितने जनरल बाजवा थे और फैज हमीद की कुर्बत की वजह से ही हमें रजीम चेंज ऑपरेशन में भी कीमत अदा करना पड़ी। उनका यह कहना था कि बानी चेयरमैन फैज हमीद की वजह से ही फंसे हुए हैं
اور جنرل فیض حمید سے اب جان چھڑانا بانی چیئرمین کے لیے ممکن نہیں۔ یہ اجلاس جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، اس اجلاس میں یہ تجویز بھی زیر غور آئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت مدارس کے حوالے سے جو اپنا ایک موقف لے کے کھڑے ہیں اور پشاور کے اندر انہوں نے بہت ہی امپریسو اپنا پاور شو کیا ہے، اس صورتحال میں ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کو بڑھانا چاہیے۔ اور اسد کیسر کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھاتے ہیں، اگر ہم مولانا فضل الرحمان کو مشترکہ احتجاج پر قائل کرتے ہیں، تو ہم بانی پی ٹی آئی کے یہ جو ہے کورٹ مارشل اس کی کارروائی کو رکوانے کے لیے دباؤ ڈالنے میں کسی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس تجویز کو بھی بہت ہی زیادہ ریزنٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یہ جو بانی پی ٹی آئی کے جو بہت زیادہ اس وقت قریبی ساتھی نظر آتے ہیں، یعنی علی امین گنڈا پور اور علی امین گنڈا پور کے ساتھ دینے والے جو پارٹی رہنما ہیں، انہوں نے مولانا فضل الرحمان سمیت اپوزیشن جماعتوں سے رابطوں کی مخالفت کر دی ہے، اور باضابطہ طور پر علی امین گنڈا پور نے اس بات کو یقینی بنانے کا جو پارٹی لیڈرشپ ہے اس سے مطالبہ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے کسی طرح کا کوئی رابطہ یا تعاون نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس بات کا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بٹوین دی لائنز دھمکی دی ہے کہ اگر مولانا صاحب کے ساتھ کسی طرح کا کوئی رابطہ یا مشترکہ احتجاج کرنے کی کوشش کی گئی تو خیبر پختونخوا کی جو تنظیم ہے وہ اس کی بھرپور مخالفت کرے گی، اور پشاور میں موجود پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے جو رول کر رہی ہے اس وقت خیبر پختونخوا پر، وہ کسی طرح کا تعاون اس معاملے میں چاہے مولانا فضل الرحمان ہو یا چاہے پی ٹی آئی ہو ان کو ایکسٹینڈ نہیں کرے گی، اور یہ سچویشن بہت ہی زیادہ گمبھیر ہے۔ اسی سچویشن کے اوپر جب مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے رابطہ کیا گیا تو ان کی طرف سے جو موقف تھا وہ بھی بہت ہی زیادہ میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تضحیک امیز تھا تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا۔ مشترکہ خواہش کو مولانا صاحب نے مسترد کر دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ احتجاج اور وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ یہ موجودہ حالات میں قطعی طور پر ممکن نہیں ہے، اور مولانا صاحب کے قریبی ذرائع نے جو اصطلاح استعمال کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ ڈوبتی کشتی کی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈوبتی کشتی میں کون سوار ہوتا ہے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو اس وقت اس بات کو اپنی جو بقا کی جنگ ہے وہ لڑنی چاہیے۔ جو کشتی ان کی سیاست کی ڈوب رہی ہے ان کو اپنی سیاست کی اس ڈوبتی کشتی کو بچانا چاہیے۔ اس موقع پر جو بھی بندہ اسٹیبلشمنٹ، چونکہ پاکستان کی ایک حقیقت ہے، اسٹیبلشمنٹ اس وقت بڑے واضح پیغامات دے رہی ہے، بہت ہی ٹھوس انداز میں اس بات کے اشارے دے رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سیاسی منظرنامے میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بھی ایم کیو ایم کی طرح ایم کیو ایم لنڈن اور ایم کیو ایم پاکستان کی بنیاد رکھنی ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کو بھی پرو عمران اور اینٹی عمران، یعنی پلس عمران اور مائنس عمران میں سے اپنی جگہ کو تلاش کرنا ہوگا، اور اس کے بعد ہی کو معاملہ آگے بڑھ سکے گا۔ اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیے جانے والے یہ انڈیکیٹرز ایسے ہیں جن کی بنیاد پر اپوزیشن تو کیا کوئی بھی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ موجودہ صورتحال میں ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اگرچہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو شدید اختلافات ہیں اس وقت پیپلز پارٹی سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی مدارس بل کے حوالے سے، لیکن یہ ایشوز ایسے نہیں ہیں جو سیٹل نہ کیے جا سکے، اور مولانا صاحب کی مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کی طرف سے جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے اسی ڈیڈ لائن کے اندر یہ معاملات کو طے کر لیا جائے گا، اور مدارس رجسٹریشن کے معاملے پر جو حکومت ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ جائے گی اور یہ معاملے کو سیٹل کر لیا جائے گا۔ دوسری جانب حکومت بھی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اب جو بھی اقدامات ہونے ہیں، کورٹ مارشل کے اقدامات تو پنڈی کے لیول پر ہونے ہیں، لیکن عمران خان صاحب اور جنرل فیض حمید نے جس طریقے کے ساتھ اہم ترین تقرری کو، یعنی جنرل عاصم منیر صاحب کی بطور چیف آف آرمی اسٹاف تقرری کو روکنے کے لیے جو کوششیں کی تھیں، رخنہ اندازی کی تھی،
اور उसके ज़रिए एक बगावत की सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश की थी, उसको अनएड्रेस्ड नहीं जाने दिया जाएगा। इमरान खान के खिलाफ जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर कार्रवाई होगी मुमकिना तौर पर वो 9 मई के नेक्सस के ऊपर होगी और जनरल फैज हमीद की तरफ से मुआवनत के ऊपर होगी, जबकि सिविलियन अदालतों के अंदर इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात चलने जा रहे हैं वो संगीन गद्दारी की नौयत के हैं। रावलपिंडी साजिश केस जैसे मुकदमे हैं जो अब इमरान खान के खिलाफ चलने जा रहे हैं। इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपको याद होगा 2 दिन पहले एक खबर दी थी जिसमें मैंने आपको इस बात का जिक्र किया था कि वफाकी गवर्नमेंट ने वजारत दाखिला को कहा है कि आप इमरान खान के खिलाफ सेक्शन 196 के तहत कार्रवाई के लिए कंप्लेंट फाइल करें फेडरल कैबिनेट के रूबरू, ताकि इमरान खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कराया जा सके। और मैंने आपको कहा था कि ये मामला सिर्फ बगावत का नहीं बल्कि आर्टिकल 6 का संगीन गद्दारी का मामला भी होगा। और उस वीडियो का थंबनेल का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और अब मामला उसी सिमत में जाते हुए नजर आ रहे हैं और इसका इशारा राना सनाउल्लाह साहब जो कि वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर हैं उन्होंने दिया है। और उन्होंने इस बात का वाज़े अंदाज में जिक्र किया है अपनी एक टीवी इंटरव्यू में, और उसमें उनका यह कहना था कि इमरान खान ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और तैनाती के मामले को मुतनाज़ा बनाया। पीटीआई के बानी ने पहले जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की तजवीज़ दी, बाद में साबिक वज़ीर आज़म अपनी पसंद का आर्मी चीफ तैनात करने की ख्वाहिश रखी और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपने जो जलसे हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जनाब सदर के पास जो उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते थे आरिफ अलवी, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जनाब ये समरी जो मर्जी पास कर लें, जानी तो उसने सदर के पास है, और सदर अगर अपनी मुकर्ररा मुद्दत यानी जिस अरसे के दौरान वो समरी को रोक सकते हैं उस अरसे तक अगर उन्होंने समरी को रोक लिया तो फिर क्या होगा। ये इमरान खान ने अपने जलसों में भी इस बात का जिक्र किया और मुख्तलिफ इंटरव्यूज में भी जिक्र किया जो इस तैनाती के हवाले से सवालात उठाने के मुतरादफ था। लिहाजा इन इक़दामात के ऊपर जो कार्रवाई है वो यकीनी तौर पर होनी चाहिए। और इस वक्त जो इमरान खान के मामलात हैं उनके जो सबूत हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि इस मर्तबा इमरान खान पर जो भी हाथ डाला जाएगा वो इस हद तक पक्का होगा कि इमरान खान उस शिकंजे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये जो सिचुएशन मैंने अभी आपके सामने रखी है ये कतई तौर पर वाज़ेह सिचुएशन है, और इमरान खान के खिलाफ ना सिर्फ 9 मई के वाक़यात पर कोर्ट मार्शल के तहत कार्रवाई के इम्कानात हैं बल्कि सिविलियन लेवल के ऊपर भी इमरान खान के खिलाफ खुसूसी अदालत के तहत मुकदमात चलाए जाएंगे जिसमें बगावत और संगीन गद्दारी के मुकदमात भी शामिल हैं। और इमरान खान के लिए अब जो सिचुएशन है मुझे ऐसे लगता है कि वो नाकाबिले बर्दाश्त होगी इमरान खान के लिए। अब हकीकी मानों में जेल काटना और हकीकी मानों में ट्रायल को भुगतना, ये दोनों सिचुएशंस इमरान खान के लिए और इमरान खान की जमात के लिए खासी तकलीफ दे होने जा रही हैं, और इस हवाले से वाज़े इंडिकेटर्स मौजूद हैं अगर कोई समझना चाहे तो। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।